नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज सुबह के करंट अफेयर्स के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, खतरनाक है। इसलिए डेली सुबह उठिए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। या फिर जब रात में आप लोग सोइए तो सोने से पहले भी एक टारगेट आप लोग फिक्स करिए कि हमें कल के दिवस में क्या कुछ करना है। अगर आप हमारे इस करंट अफेयर्स के वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस करंट अफेयर्स को जरूर देखिए, क्योंकि जो बदलता हुआ ट्रेंड है आयोग का, जो पीसीएस एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, यूपीएससी का बदल रहा है ट्रेंड, आरओ का बदल रहा है, उसी बदलते हुए पैटर्न, उसी बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। और हम लोग की जिद है, हम लोग का यह लक्ष्य है कि इस वर्ष जो भी आपकी परीक्षाएं हो उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। ऐसी हमारी जिद है, ऐसा हमने संकल्प लिया हुआ है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखिएगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं वो सभी अभ्यर्थी 15 दिन तक आप इस करंट अफेयर्स को देखिए। आपसे मैं दावा करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स इतना जबरदस्त पसंद आएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर आपको और भी ध्यान देनी है, वो ये कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। बोर नहीं होना है। आप 30-35 मिनट अगर आप अपने जीवन के निकाल दे रहे हैं दिन के, यकीन मानिएगा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आपका करंट अफेयर्स का रेडी हो जाएगा। और लास्ट में जब कोई मैगजीन आएगी तो उससे रिवीजन कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बात यहां पर न सिर्फ आपको करंट अफेयर्स रेडी होगा, बल्कि इसके साथ साथ में आपके जीएस का सेक्शन भी काफी हद तक जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। लेकिन उसके पहले रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर सिलेक्शंस। सो हम लोग डेली करते हैं लास्ट डे का रिवीजन शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए बिना देरी के जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं रिवीजन कि हम लोगों ने कल क्या कुछ पढ़ा था। सबसे पहले हाल ही में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने घंटा मंडपम क्षेत्र में, यानी कि जो श्रीशैलम मंदिर है वहां पर जो है कुछ प्रकार की खोजें हुई हैं वहां पर, जिसके अंतर्गत आप लोग देखे होंगे कि कुल 72 पृष्ठ ताम्र पत्रों के सेट हैं, जिसके अंतर्गत कुल 72 पृष्ठ शामिल है। इसके साथ ही सोने के सिक्के की भी खोज की गई। कहां पर की गई है? श्रीशैलम मंदिर में। यह भी आप लोग को क्या करना है, मैंने इसके बारे में आपको सही तरीके से बताया था। श्रीशैलम मंदिर जो कि शिव और शक्ति के रूप में जो है वहां पर प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा हाल ही में तेलुगु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह क्यों किया गया था? क्योंकि तेलुगु को आगे बढ़ाना है, इसको डिजिटल रूप से करना है और भारत में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। यह भी आप लोग जानते होंगे। तो यह सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। ठीक है। फ्रांस का परमाणु क्षेत्र विमान वाहक चार्ल्स डी गॉल नौसैनिक अभ्यास उड़ान के लिए जो है गोवा पहुंच गया है। अभ्यास उड़ान का संबंध भारत और जो है फ्रांस के साथ है। यह भी हमने आपको जो है लास्ट डे बताया था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? जेक सुलिवन जनवरी प्रथम सप्ताह में भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन? अजीत डोभाल और भारत के विदेश मंत्री कौन जो है आपके एस जयशंकर जी के साथ में जो है बातचीत की और अलग अलग सामरिक दृष्टिकोण से भी चर्चाएं की और अलग अलग उद्योगों, अलग अलग प्रौद्योगिकियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आप कहेंगे जैक सुलिवन है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यह नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा, वर्ष 2025 में 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। आप जानते होंगे सिख धर्म के अंतिम जो गुरु हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म बेसिकली बिहार के पटना में हुआ था। ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट डे बताई हुई थी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बात करते हैं तो हर साल पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। इस हिसाब से 6 जनवरी 2025 को इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। ठीक है। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का 4 जनवरी को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ क्या कि परमाणु कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। इसलिए यह व्यक्ति जो है डॉक्टर जी क्या है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इसके अलावा अभी हाल ही में इक्वाडोर में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई और इसके पहले पर्यावरण आपातकाल की घोषणा भी जिम्बाब्वे के द्वारा की गई थी 90 दिनों की। यह भी हमने आपको एक दिन समझाया था आपको। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल करने वाली जो पैरासिटामोल मेडिसिन है वो स्वदेशी रूप से विकसित की जाएगी। यह भी हमने आपको बताया था। और इसके अलावा नेफ्रोथोमाइसिन जो मेडिसिन है उसने भी भारत में स्वदेशी रूप से जो है अपने आप को स्थापित कर लिया है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। यह भी हमने आपको बताया था। इसके अलावा
2000 ये एक जो है रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी, कल हमने आपको बताया था, जो भूजल पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके अनुसार 2017 के आकलन से 2024 में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज में काफी वृद्धि हुई है, यानी कि 15 बीसीएम की वृद्धि हुई है, और दोहन में कमी यानी कि 3 बीसीएम यानी कि 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो है क्या हुई, कमी हुई है। अतिशोषित आकलन इकाइयों का प्रतिशत 2017 में 17.24% से घटकर 2024 में 11.13% हो गया है। कल इस पर हमने आपको आर्टिकल कराया था, वो आर्टिकल आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट डे का शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा रिवीजन, ताकि आपके दिमाग में क्या कुछ रहे। इसके अलावा हमने लास्ट डे आपसे पूछा था कि बताओ भाई, दुधवा नेशनल पार्क जो कि कहां पर है, पीलीभीत में स्थित, लखीमपुर के लिए पीलीभीत, ठीक है, एरिया पूरा लगता है वो। दुधवा नेशनल पार्क किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है शामिल हुआ? आप सभी लोगों ने सही इसका उत्तर दिया था 1977, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर, यानी कि आज का हमारा करंट अफेयर्स विशेष रूप से क्या है। पहला टॉपिक हमारे सामने है, क्या है? तंबाकू बोर्ड। अभी ये चर्चाओं में रहा है भाई साहब। आप कहेंगे सर तंबाकू बोर्ड क्यों? कुछ तो लोग चुरही खाते होंगे, चिरोटी है ना, ऐसे हाथ में मलते हुए। तंबाकू खाने वाले लोग जो कि दोस्ती जो है, गुटखा खाने वाले लोगों की दोस्ती गजब होती है, आप सब लोग जानते होंगे। कोई भी दो अनजान व्यक्ति अगर कहीं गए हैं, अगर एक के हाथ में तंबाकू है, दूसरे के हाथ में नहीं है, सामने वाला बोलेगा भाई थोड़ा सा दीजिएगा, अगर उसने थोड़ा सा दिया तो दोस्ती इतनी खतरनाक हो जाती है कि जन्म जन्मांतर तक वो एक दूसरे को याद करते हैं, अच्छा फला जगह में लेते हैं। तंबाकू बड़ा दोस्ती कराती है, मत खाना, लेकिन इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर, टोबैको इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। खाना नहीं इसको, ठीक है, दोस्ती ऐसे ही निभाना। चलिए चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि हाल ही में तंबाकू बोर्ड के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। और अगर हम इसके स्थापना दिवस की बात करते हैं या फिर इसके अन्य फैक्ट की बात करते हैं, तो तंबाकू बोर्ड की स्थापना तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत 1 जनवरी 1976 यानी कि 1976 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप कहेंगे इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? आप कहेंगे 1 जनवरी को। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। मुख्यालय की अगर बात करते हैं कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, यह भी आपको जानना जरूरी है। और इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो जो तंबाकू इंडस्ट्री यानी कि जो टोबैको इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को, इसके उत्पादन को, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ही तंबाकू बोर्ड का क्या है, बेसिकली उद्देश्य है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करता है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपके लिए जरूरी थे। अब इसी पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हीं जो 4-5 पॉइंट है, कैसे प्रश्न बनेगा, आइए हम जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न यहां से बनेंगे, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए सामने क्या आ गया आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, आपको बताना है। यानी कि तंबाकू बोर्ड के बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1974 को हुई थी, क्या यह पॉइंट सही है? जरा बैक पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं। 1974 को नहीं हुई थी। देखो 1 जनवरी 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और यहां पर क्या लिखा है, 1974 लिखा हुआ है। कंफ्यूजन में नहीं रहना, ऐसा ही डेट आयोग देता है आपको और वहां पर आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो भैया ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आपसे क्या पूछा था? नहीं। कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है, लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन बचते हैं। आगे भी इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में यह अवस्थित है, सही बात है। सी ऑप्शन क्या है? तंबाकू बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। यही पॉइंट तो हमने लास्ट में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही हो गया। इसके अलावा डी ऑप्शन है, तंबाकू बोर्ड का उद्देश्य तंबाकू उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। तंबाकू बोर्ड तंबाकू के उद्योग को बढ़ावा देता है, यही इसका बेसिकली कार्य है। तो इस अनुसार यानी कि जो प्रश्न पूछा था उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही, यानी कि यह हो गया आपका गलत। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, दूसरा नोरोवायरस। इस पर हमने 2 प्रश्न आपको आज कराए हैं। एक तो नोरोवायरस अभी चर्चाओं में है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी हाल ही में नोरोवायरस के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। अपने आप में खतरनाक जो इंडिकेशन है, अपने आप में डेंजरस इंडिकेशन है। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किसने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरोवायरस के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में चेतावनी अभी हाल ही में दर्ज करा दी है।
और यह एक संक्रामक वायरस है जो कि पेट के फ्लू के रूप में जाना जाता है। बेसिकली आप यह भी जानते होंगे, आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार की बीमारी है, तो पेट का फ्लू, यानी कि जैसे जिस तरीके से आपको नॉर्मल फ्लू वगैरह होता है कोल्ड टाइप का, लेकिन ये क्या है बेसिकली स्टमक से रिलेटेड है, यानी कि पेट के फ्लू जैसा है आपका, एक तरीके से प्रॉब्लम जो है आपके स्टमक में करता है। इसके अलावा नोरो वायरस के लिए अभी तक कोई भी दवा नहीं विकसित की गई है और यह वायरस निम्नतम 0 डिग्री से लेकर के नीचे के तापमान और 60 डिग्री टेंपरेचर तक ये जो है अपने आप को जो है सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको बेसिकली ध्यान देनी है। नोरो वायरस अभी चर्चाओं में रहा है, इसीलिए जो है बेसिकली इन पर आपको पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। अब नोरो वायरस पर क्या होगा, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछ लेगा। मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताया है, आगे हम इसको विस्तृत रूप में करेंगे। ठीक है, तो नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, हाल ही में नोरो वायरस के लिए एक दवा विकसित कर ली गई है। क्या यह पॉइंट सही है? नहीं सही है। अभी तक फिलहाल आज की जानकारी तक नोरो वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बनाई गई है, यानी कि ए इज द रॉन्ग आंसर आपका, यानी कि ये क्या है, गलत है। और क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? जहां पर मैं आपको बार बार कहता हूं, यहीं पर अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। हर दिन मैं आपको इस बात की दोहराता हूं, ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार आप लोग जो है रॉन्ग करके चले आते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में। सही नहीं पूछा है, सही है ऐसा नहीं पूछा है, सही नहीं है ऐसा पूछा है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप इस स्टेटमेंट को नहीं ध्यान देते, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान नहीं देते, लिखा तो रहता नहीं है, लेकिन आप पढ़ते निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, जैसे आप लिखते पढ़ते सही, बस एकदम से खुश हो जाते, अच्छा सही पूछा है, खट खट करने लगते। इसको देखते ये तो गलत लिखा है, जैसे इस बी ऑप्शन को पढ़ते, यह वायरस न्यूनतम 0 डिग्री से लेकर कितना इतना हो सकता है, तुरंत खट से गोला भर देते, बी वाला इज द राइट आंसर। जैसे भी फील करते, बाद में घर के आंसर की मिलाते, या उसी समय एक बार ध्यान से पढ़ते, कहते अरे भाई साहब मटिया मेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी बदलते पैटर्न के आधार पर या क्वेश्चन के अलग अलग फ्रेमिंग के आधार पर। इसीलिए मैं यहां पर बार बार आपको नहीं वाला ऑप्शन देता हूं, ताकि आप जो है दिमाग में आपके रहे कि यह जरूरी है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला ही सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शंस, यानी कि यह वायरस निम्नतम 0 डिग्री से नीचे के तापमान और 60 डिग्री, बार बार हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, रह सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरो वायरस के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में चेतावनी दर्ज की है, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही की है। अब यहां पर भी बेसिकली आपके सामने ऑप्शन चेंज कर सकता था, यहां पर लिख देता CSIR या कुछ और नाम लिख देता, तो एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नोरो वायरस के लक्षणों में उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ ये पेट के फ्लू जैसी बीमारी है, तो उसमें उल्टी, दस्त और विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पेट से संबंधित एक तरीके की ये वायरस इसका इंपैक्ट इस पर करता है। ठीक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। और पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला, यानी कि ये ऑप्शन, बाकी तीन के तीनों ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात, ए वाला ही सही है। चलिए दूसरा, नीति आयोग चर्चाओं में रहता है, और नीति आयोग ने भी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, आप सभी लोग जानते होंगे। कई बार आपके एग्जाम में नीति आयोग की स्थापना, इसका फुल फॉर्म, नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, ऐसा प्रश्न 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है। और नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या है, यह भी पूछता है। तो हम लोग नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन उसके पहले आपके लिए टास्क है कि भाई साहब, आप लोग के लिए टास्क नंबर 1 आज का है, वो ये है कि पीसीएस और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए नीति आयोग, क्या नीति आयोग, ठीक है, क्या नीति आयोग और एंड योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, ये आपको बेसिकली क्या करना है, लिखना है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड योजना आयोग, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। टास्क नंबर आज का आपका क्या है, पहला है, यानी कि होमवर्क है आज आपका। ठीक है, इसको भाई साहब नोट कर लो, दूसरी वाली कॉपी में जो हमने आपको बताया है टास्क वाला, कि आपको इसमें रेडी करना है चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और बाकी उसे क्रियान्वित करने का कार्य योजना आयोग का था। ठीक है, यानी कि प्लानिंग कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले इसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यानी कि प्लान करना, दैट इसको एग्जीक्यूट करवाना। दूसरा, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, फिर से इसको रट लो, नहीं तो फिर गलत करके चले आओगे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहकारी संघवाद, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इसको बोलते हैं, सहकारी संघवाद। आपके पीसीएस, यूपीएससी और अलग स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार सहकारी संघवाद पर प्रश्न पूछता है। तो दूसरा टास्क आज नोट कर लीजिए, सहकारी संघवाद क्या है। अगर आप पढ़ पाएंगे तो ठीक है, सहकारी संघवाद यानी कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कल मैं इसको आपको समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए टास्क नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, आपको पढ़ के आना है क्या, सहकारी संघवाद। क्या, सहकारी संघवाद, ये आपका होमवर्क नंबर दूसरा आज का है। क्या भैया, सहकारी संघवाद। मैं एक बात मैं फिर से यहां पर नोट डाउन करवा दे रहा हूं आपको कि मेरे साथ जो जो मैं कहता हूं करते चलिएगा, यकीन मानिएगा जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। एक बार बस मेरे पर भरोसा करके आप लोग देख लीजिए प्लीज। ठीक है, तो सहकारी संघवाद, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, इसको आपको क्या करना है, रेडी करना है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है बेसिकली कि इसका मुख्य कार्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आप कहेंगे पीएम। कौन, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस समय। ठीक है, नीति आयोग में भारत के प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के प्रधान सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य आदि शामिल होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कोई एक सिविल सर्वेंट जो है शामिल होता है। कल को आप लोग भी यूपीएससी परीक्षा पास करोगे, आगे जाओगे तो आप लोग भी हो सकता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करो। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली मेंबर्स होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कूट के फॉर्म में सारे स्टेटमेंट आपको जो है पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करते हुए, निम्नलिखित तत्वों पर या कथनों पर, जिस पे भी कह लीजिए, तत्वों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है या है। कौन सा कथन क्या पूछा, सही है, यहां पर नहीं लगा है, सही पूछा। कौन सा कथन सही है, पहला ऑप्शन है, पहला कथन है आपके सामने कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। बताओ जल्दी से। यह फैक्ट जो लिखा हुआ है बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नहीं भाई साहब, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग की स्थापना नहीं हुई थी। यानी कि ए, ये क्या है आपका गलत हो गया। और पूछा आपके क्या है, सही पूछा है ना, कौन सा सही है। दूसरा, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही बात है, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। दैट मीन्स कि बी इज द राइट आंसर। ये हो गया, टिक लगा दिए, सही। तो क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो 2 वाला सही है, यानी कि केवल 2 सही है। ये तो गलत हो गया, तो केवल 2 कहां पर है भैया, ये देखो फटाफट, ये देखो बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े तो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक 4 है आपके सामने, एयर शो एयरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित होने वाला है। फरवरी में आयोजित होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे इससे। फरवरी में कब से कब तक आयोजित होगा, तो फरवरी में बेसिकली कब से कब तक आयोजित होगा वो अभी हम लोग आगे की साइड में देखेंगे, या फिर अभी देख लेते हैं तुरंत फटाफट। इसका जो 15वां संस्करण है ये होगा आपका 10 से लेकर के 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी, 14 फरवरी वाला डेट आ गया, खतरनाक डेट है 14 फरवरी। ठीक है, बहुत डेंजरस डेट है भाई, बचे रहना। तो 10 से 14 फरवरी के मध्य में जो है आपको ये जो है मनाया जाता है। क्या मतलब मनाया जाएगा, क्या ये आपका जो है एयर शो एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण। 14 फरवरी संस्करण के लोग, कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल दिल उनका गार्डन हो गया होगा, बस इसी बार, बस लास्ट बार, इस बार मौका आने दो 14 फरवरी, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई साहब, पढ़ लेना, ठीक है, बचे रहना इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य में कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहंका में आयोजित किया जाएगा। यह डेट और बेसिकली ये प्लेस दोनों आपको ध्यान रखना है। एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी न्यूज आप पढ़ें चर्चाओं में तो डेट और प्लेस, ये दोनों चीजें आपके एग्जाम के लिए क्या रहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट एंड प्लेस। ठीक है, और कोई भी समय अगर हो रहा है
तो उसका इनॉग्रेशन किसने किया, यानी कि उसका उद्घाटन किसने किया, यह भी आपको जो है जानना क्या होता है, जरूरी होता है। ये सब सारे फैक्ट होते हैं जो आपको बहुत जरूरी होते हैं, आप लोग इग्नोर इसको कर देते हो, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। एरो इंडिया स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय फर्मों को एक मंच जो है क्या करेगा, प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये एयर शो आप लोग इसमें जाकर के अपना पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं और अपना जो है आगे इसको इसमें मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। कार्यक्रम के दौरान मित्र देशों के साथ रक्षा और एरोस्पेस संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी और कई सारे पॉइंट यहां पर और भी कि इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, घरेलू सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी और भारत की प्रमुख निजी रक्षा और एरोस्पेस निर्माण कंपनियां भी इसमें बेसिकली भाग लेंगे। बड़ा जो है ये सम्मेलन होने वाला है, बड़ा जो है एरोस्पेस है, 15वां संस्करण है, यह भी आपको ध्यान। संस्करण कौन सा है यह भी आपके लिए एग्जाम के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये जो लिखा रहता है ना संस्करण कौन सा है, यह भी आप लोग जो है जरूर से याद रखिए, ठीक है। पता चले पूछेगा 14वां संस्करण था कि 15वां, आप कंफ्यूज हो गए। 15वां संस्करण था, 2025 में जो है आयोजित हो रहा है आपका, कब से कब तक, 10 से लेकर के 14 फरवरी के मध्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि बताओ एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कब से कब तक आयोजित हुआ, तो आप बताएंगे कब से कब तक, ए बी सी डी, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया, क्या होगा इसका सही उत्तर, 10 से लेकर के 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाले दिन से याद रखिएगा, 10 से लेकर 14 फरवरी, ठीक है। यही सप्ताह रहेगा खतरनाक वाला, 10 से लेकर 14 फरवरी के मध्य में, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो भाई साहब, बी वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 आपके सामने आ गया, पंचायत से संसद कार्यक्रम। ये पंचायत से संसद कार्यक्रम इसका दूसरा संस्करण अभी जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बेसिकली क्या है, पंचायत से संसद का मतलब ये हो गया कि पंचायतों से चुनी हुई जो भी महिलाएं हैं, खासकर अनुसूचित जातियों की, उनको जो है देश के जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो भी अलग अलग चीजें हैं, उनको बताना, समझाना और उनको जो है सशक्त करना, बेसिकली इसका ये उद्देश्य होता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं एक एक पॉइंट इसमें कि क्या कुछ इसमें जो है पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया, आपके ओम बिरला जी हैं। कई बार यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आप लोग कंफ्यूजिया जाते हो तुरंत से, सही बता रहा हूं मैं, इतना आसान सा प्रश्न होता है, कई बार इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होते हो क्योंकि हल्के में लेते हो आप लोग, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जो पुराने खिलाड़ी होंगे इस फील्ड के उनको तो नहीं कंफ्यूजन होगा, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नए अभी तैयारी कर रहे होंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आपके ओम बिरला जी हैं, ठीक है। उन्होंने ही नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिला प्रतिनिधि इसमें जो है क्या कर रही हैं, भाग ले रही है। और बेसिकली इसका मोटो है कि विमेन्स को क्या करना, इंपावर करना अपने आप में, ठीक है, उनको सशक्त करना। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर विमेन इंपावरमेंट पर यानी कि महिला सशक्तिकरण पर अगर निबंध आता है तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली महिलाओं को सशक्त करने के लिए, पंचायतों को सशक्त करने के लिए दरअसल ये इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और अभी हाल ही में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ठीक है। यह सब पॉइंट इससे के लिए लिख लो भाई साहब, बैठे मत रहो, मैं सब मुझे दिख रहा है, बैठो ऐसा ऐसा करके हाथ बांध के मत बैठे रहो, तुरंत पेन उठाओ, फट से नोट करो कि इसको महिला सशक्तिकरण के निबंध में आपको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। नोट करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी, हाँ भाई साहब, नहीं तो बैठे रह जाओगे। चलो फिर अब नहीं नोट करोगे तो कहोगे सर फोन करो, सर कैसे लिखेंगे, सर ऐसे, सर कैसे, जब बोलेंगे तब सुनोगे नहीं, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे, दिमाग में चल रहा होगा 14 फरवरी चल रहा होगा, नहीं मत चलाओ, ठीक है। चलो, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, ठीक है, जान दिया। और दूसरा, इसके अलावा भी अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए सरकार ने उनकी महिला मतलब उनके लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है उसके बारे में भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आयोग है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें सम्मिलित है। तो ये आयोग जो है ये भी आप लोग जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं पॉलिटी वाले किताब में, यानी कि जो भी आपके नोट्स होंगे या पॉलिटी की जो भी किताब होगी वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, साथ ही इन महिलाओं को संवैधानिक प्रबंधों के बारे में जानकारी देने सहित संसदीय प्रक्रिया और प्रभावशाली नेतृत्व को क्या करना है, जो है प्रोत्साहित करना है, एक तरीके से उनके बारे में इसको बताना है कि भाई किस प्रकार से पार्लियामेंट काम करती है, किस प्रकार से देश काम करता है, किस प्रकार से आपको काम करना है,
ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके और महिलाएं मुख्य धारा में जुड़ करके देश और समाज के क्या कर सके, काम आ सके, ताकि देश प्रगति की राह पर क्या करे, आगे बढ़ सके। अगर महिलाएं इंपावर नहीं होंगी, अगर महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो देश, हमारा समाज कभी आगे नहीं जा सकता है। 50% की भूमिका महिलाओं की है और इसीलिए हर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। मेरे पास कई सारी कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर मेरा यह वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है या कहीं पर ये मेरा आर्टिकल जाता है तो आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें। वो हमारे लिए पूज्य है और उन्हें पढ़ने का मौका देना ही देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही हम सभी लोग हैं, हमसे महिलाएं नहीं है, क्योंकि जन्मात्री दरअसल वही है। ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब इस पर आधारित एक प्रश्न है आपके सामने कि बताओ, पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से पूछ लिया आपसे कौन सा सही नहीं है। तो अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा पंचायती, उस पर क्या कहते हैं, सम्मेलन पर। तो अब आपको बताना है कि पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में जो कथन दिए गए कौन सा सही नहीं है। पहला कथन आपके सामने, ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सही है क्या? नहीं सही भाई साहब। ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दरअसल इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं किया है, यानी कि ए इज द रॉन्ग आंसर। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही ए वाला नहीं सही है। लेकिन फिर भी 3 स्टेटमेंट और हैं, इनको भी जरा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। चलिए आगे। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से पंचायतों से चुनी गई महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। यानी कि यही वाला आपका क्या गलत है। और पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी तो 3 तो क्या है आपके सही है और यही गलत है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, इसके अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो भाई साहब। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। अब आपके सामने आ जाएगा टॉपिक नंबर 6, HMVV वायरस चर्चाओं में है। आप लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स देखा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये। इस पर अगर टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक आर्टिकल भी आपके सामने करा दूंगा। ठीक है, चर्चाओं में क्यों है? कर्नाटक में अभी हाल ही में क्या हुआ है, HMP जो वायरस है, ये अभी इसका सामने मामला जो है सामने आया हुआ है, इसलिए चर्चाओं में है। खतरनाक वायरस है, चाइना तो है ही अपने आप में वायरस, खुद ही वायरस है अपने आप में, क्या ही किया जाए। ठीक है, तो चीन में बेसिकली ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। और कोरोना वायरस के बाद जो है वहां पर इस प्रकार की बीमारी आई है, कुछ कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन अभी तक इसका कोई टीका, कोई वैक्सीन अभी तक फिलहाल नहीं मौजूद है। लेकिन अपने आप में ये डेंजरस हो रहा है और WHO इस पर ब्रीफिंग बीच बीच में कर रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब कोरोना वायरस आया हुआ था तो WHO ने कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरती थी, देश को, अलग अलग देशों को और वैश्विक स्तर पर
पहली बात तो डब्ल्यूएचओ ने इतना जो है अवेयर नहीं किया, और दूसरा सबसे बड़ी गलती चाइना के द्वारा भी की गई थी कि चाइना ने इस कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागृत नहीं किया था। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर जो है वायरस फैला, लेकिन उसके बाद से हर देश और डब्ल्यूएचओ इस पर अवेयर है, यानी कि जो ये HMPV जो वायरस है इस पर डब्ल्यूएचओ समय समय पर स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि ताकि इसके बारे में लोग सजग रहें। ठीक है, लेकिन इसी मामलों के बीच में कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक उनके वो एक्सपायर होने का उनका कोई अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में भारत जैसे देश के लिए क्या है, एक जो है खतरनाक इंडिकेशन है अपने आप में। ठीक है, चलिए, तो कर्नाटक में HMPV के 2 मामले सामने आए हैं, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HMPV के 2 मामलों का पता बेसिकली लगाया हुआ है। ठीक है, क्या देखिएगा, इसके अलावा अब इस पर आपको जो है प्रश्न मिल जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं है, और खतरनाक वायरस है अपने आप में, चाइना से फैल रहा है बेसिकली, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा बाहर ना निकला करें, बहुत ज्यादा मटरगश्ती ना किया करें, क्योंकि कौन सा वायरस कहां पर आ गया भैया, आजकल तो वायरस का ही जमाना है। फोन में तो वायरस, लैपटॉप में तो वायरस, आपके टीवी में तो आपके वायरस, दिमाग में तो वायरस, आपके पेट में तो वायरस, आपके दिल दिमाग में तो वायरस, वायरस ही वायरस घुस रहा है। इसलिए अपने आप को शुद्ध करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अच्छा सोचिए। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम का भाव जागृत कीजिए, और हवन पूजन यज्ञ करिए, या जिस भी पूजा प्रतिष्ठा को आप मानते हैं वो पूजा पद्धति को आप अपनाइए। ठीक है, नहीं तो बहुत खतरनाक मामला होगा। ठीक है, चलिए, हवन एक शब्द आ गया, वैसे आप लोग हो सकता है अलग अलग धर्मों के हों, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल जो हवन एक पद्धति होती है, हवन जिसको हम लोग बेसिकली यज्ञ कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत साइंटिफिक पद्धति है अपने आप में, और सभी को इसको करना चाहिए। कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी एक पुस्तक एक लिखी थी, उसमें कहा था कि अगर सही रूप से, अगर सही विधि से अगर हम हवन करते हैं तो करीब करीब 15 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। बिकॉज ऑफ अग्नि का एक गुण होता है कि अग्नि किसी भी तत्व को छोटे छोटे न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन में क्या करती, कन्वर्ट करती है, और इसको एनवायरमेंट में जो क्या करती है, डालती है। जैसे कि अगर आग पर आप लोग गैस पर जो है दाल फ्राई करते हो, क्या होते हो, जैसे ही आप आंच बढ़ाते हो वैसे उस दाल की छौंक जो होती है वो क्या होती है, पूरे कमरे के साथ साथ आसपास भी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि क्या करते हो, तत्व को जो है ब्रेक करता है। जब आप हवन में घी डालते हो, हवन सामग्री डालते हो, और ऋतुओं के अनुसार सामग्रियां होती है, जब आप उसको डालते हो तो हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं क्या होता है, शुद्ध होता है। इस पर जर्मनी वगैरह में खूब रिसर्च हो रही है, आप तो करते नहीं हो, करया करो। ठीक है, चलो, हवन बहुत जरूरी है भाई साहब। ठीक है, चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में HMP वायरस का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ा है? कौन सा देश है जहां पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है प्रकोप इसका? भारत, नेपाल, चीन या फिर मलेशिया? सिंपल सी बात है, आपका पड़ोसी देश कौन सा? चीन। खतरनाक है चीन भाई साहब, आपके लिए हर मामले में खतरनाक है। चाहे वो जो है क्या कहते हैं विस्तारवादी नीति के फॉर्म में हो, ठीक है, या भारत के अलग अलग जगहों पर उसका कब्जा करना हो, या सैनिक का मामला हो, या वायरस का मामला हो, चीन हमेशा से जो है कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या है, खतरनाक होता है। और जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर अभी जो स्थायी सदस्य 5 होते हैं उसमें भारत को शामिल करने की जब बात कही जाती है तो चाइना के द्वारा अस्थायी सदस्यता के लिए, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है काउंसिल है वहां पर अस्थायी सदस्यता के लिए चीन ही जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, अड़ंगा लगा देता है। हालांकि 5 में से 4 देश बेसिकली राजी हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता जो है सिक्योरिटी काउंसिल में दी जाए, लेकिन चाइना के जो है कदमों की वजह से, चाइना के बदतमीजी की वजह से आप कह लीजिए कि बेशकली जो है कहीं ना कहीं उसको जो है भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। तो चाइना कहीं ना कहीं बहुत अड़ंगा लगाता है, ध्यान रखिएगा एक बार। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी है कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र जो है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेट्रो रेल नेटवर्क, ये अभी चर्चाओं में रहा है, और रेलवे नेटवर्क के मामलों में, लंबाई के मामलों में बेसिकली भारत अब दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है शायद, और तीसरे पर अब जो है आपका एक जो है भारत है। एक बार जरा कंफर्म करें ना कि पहले पर चाइना है कि पहले पर अमेरिका है। आई थिंक पहले पर चाइना है, शायद दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत है। ठीक है, इसको एक बार जरा सर्च कर लीजिएगा। तो तीसरे स्थान पर बेसिकली जो है भारत पहुंच गया है, और बहुत जल्द जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में जो है भारत जो है आपके सामने दिखेगा। और दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, दिल्ली की तो जान है अपने आप में मेट्रो। अगर मेट्रो वहां पर थम जाती है, वहां पर तो बहुत सारी लाइन है, ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन, येलो लाइन,
येलो लाइन तो सभी लोग पहचानते होंगे, जीटीबी नगर वाले, मुखर्जी नगर वाले, विश्वविद्यालय वाले। बताओ भाई दिल्ली वाले, येलो लाइन से यात्रा की हो कि नहीं की हो? बहुत जागे हो, राजीव चौक से लेकर विश्वविद्यालय, मेट्रो से लेकर फलाना ढिमका गड़म गड़म, ठीक है। तो दिल्ली की जान कौन है? मेट्रो, ध्यान रखिएगा। और ऐसे मुंबई की जान कौन? मुंबई की लोकल ट्रेन है जो वहां की चलती है, ठीक है। चलिए, और लखनऊ, लखनऊ में ऑटो, इलाहाबाद में कौन? ऑटो रिक्शा वाले, बैटरी वाले, ठीक है। चलिए खैर, तो मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की शुरुआत बेसिकली की थी अपने आप में, और बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली मेट्रो की है। दिल्ली मेट्रो में अगर आपने कभी जो है यात्रा की होगी, या किसी भी मेट्रो में अगर आपने रेल जो है यात्रा की होगी, आप उनकी व्यवस्था को देख करके बहुत कुछ बेहतर सीख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यार इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन जब आप मेट्रो में घुसते हो, मेट्रो स्टेशन पर जाते हो, एक भी कूड़े का आपको जो है कुछ भी ढेर नहीं दिखाई देता है, एक भी छोटा सा स्टिकर भी आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कल्चर बन गया है कि आपको यहां पर यहीं पर कूड़ा डालना है, आपको नहीं थूकना है, आपको ये लगा, कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अगर यह व्यवस्था आम पब्लिक के लिए भी हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन दिक्कत तो यह कि मंशा ना हमारी होती है ना सरकार की होती है। खैर, 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल जो है बन गया है भारत अपने आप में। यह बड़ी उपलब्धि है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा, पॉइंट ये आपके लिए, ठीक है। 11 राज्यों के 23 शहरों मेट्रो रेल नेटवर्क है, और पिछले 10 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क ने 3 गुना वृद्धि की है। अपने आप में बड़ा जो है अपने आप में क्या है, डेटा है अपने आप के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जरूरी है। इसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करते हैं तो मेट्रो से प्रतिदिन करीब 1 करोड़ से अधिक यात्री करते हैं। बहुत बड़ा जो है क्या है अपने आप में ये डेटा है। इसके अलावा 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में 2.5 गुना की अभी जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2024 में। 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1984 में कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो लाइन करीब यानी कि 3.4 किलोमीटर की जो है शुरुआत हुई थी 1984 में। यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो कुछ एक फैक्ट है जो आपके लिए जानना जरूरी थे। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं कि कौन से प्रश्न यहां पर बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करते हुए कौन सा यह कथन सही है, यह आपको बताना है। पहला है, दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, 2002 में की थी, ठीक है। दिसंबर माह में शायद शुरुआत की थी, ठीक है। 1984 में कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो लाइन करीब 3.4 किलोमीटर की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है आपसे क्या है, सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आपका ये वाला कथन भी सही है और 2 वाला कथन भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो जरा देखो, कूट में ये कोट नहीं होगा भैया, कूट होगा, कूट। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2, तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो क्या है, आपके सही हैं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर टॉपिक, स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल। ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा दिल्ली में शुरुआत की गई है। अपार्टमेंट पहल का संबंध किससे है? बेसिकली जो दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो है उन्हीं के स्थान पर अपार्टमेंट बनाए गए हैं। लगभग जो है 1675 जो फ्लैट्स हैं, नवनिर्मित फ्लैट्स में वो बनाए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वो फ्लैट है। गरीब जनता के लिए, गरीब जो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनके लिए ये 1675 फ्लैट्स जो है बनाए गए हैं। यानी कि पहले जहां पर झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी उसको हटा करके वहां पर अच्छे तरीके से अत्याधुनिक फ्लैट जो है वहां पर बनाए गए हैं। एक फ्लैट पर करीब 25 लाख रुपए तक का खर्च आया है। तो ये बड़ी योजना अपने आप में भारत सरकार की रही है, और निश्चित तौर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा जो है प्रदान करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं तो उनके लिए बेसिकली ये अपने आप में जो है ये योजना थी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले। और दिल्ली के अशोक विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? दिल्ली के अशोक विहार में, ठीक है। यह योजना झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है। एक योजना पहले चल रही थी, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना। ये जो आपका स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल है, यह पहल बेसिकली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना का ही क्या है, अपने आप में हिस्सा है। यह भी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 1675 फ्लैट्स इसमें बनाए गए हैं। जहां पर पहले झुग्गी थी, अब वहां पर अपार्टमेंट बन गए हैं, और उन्हीं स्थानों को स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया। किसका नाम? स्वाभिमान अपार्टमेंट की, ताकि आप अब अपनी जिंदगी को स्वाभिमान के साथ में जो है जी सकते हैं, ताकि वहां पर किसी को कोई भी तकलीफ ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट
अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है, देखते हैं क्या इसमें है कि स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर या कथनों पर विचार करते हुए कौन से कथन सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसका उद्देश्य झुग्गी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही बात है, यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस पहल के अंतर्गत 1675 नवनिर्मित फ्लैट शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा स्टेटमेंट है इसमें 1 और 2 दोनों? तो सी वाला, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही होगी, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलो सी वाला ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ना इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं कि कूट दिया रहेगा 1 और 2 और पूछेगा कि कौन सा कूट सही है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन मिलेगा, अधिकतर चांस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत आता है आपके एग्जाम में, नोट कर लो इसको, ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। पीआईक्यू उठा के देख लेना, पीसीएस का विगत 4 वर्ष का पीआईक्यू आप उठा के देखना, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन दिखेगा और सी वाला ऑप्शन ही आपको सही दिखेगा। जरा चेक कर लेना, ठीक है, पीआईक्यू पर जरा काम किया करो आप लोग, ठीक है। मैं कहते कहते थक जाता हूं, लेकिन आप लोग नहीं लगाते होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, 27वां अंतरराष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन, वेदांत वेद से निकला है वेदांत, और वेदांत के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो अभी ये सम्मेलन हो रहा है जिसको उपराष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में 27वें अंतरराष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया गया है। वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते होंगे, और वैदिक व्यवस्था जो कि वसुधैव कुटुंबकम को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, यानी कि संपूर्ण विश्व क्या है, एक अपने आप में परिवार है। और अगर वेदांत की बात आ गई तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते होंगे। आपके एग्जाम के लिए क्या है, वैदिक सभ्यता आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग टास्क नंबर 3 है आपका, टास्क क्या है, 3 है, टास्क नंबर 3 है वैदिक व्यवस्था जो आपकी दी गई है उसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर हैं, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और लास्ट में आपका जो है ये आपका मौर्य और मरुत्तर काल और गुप्त काल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेडिवल हिस्ट्री में आपके लिए जो है मुगल साम्राज्य और सूफी संत का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वैदिक व्यवस्था जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वैदिक व्यवस्था आपके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, और बेसिकली भारत इसी सिद्धांत पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कार्य करता है। ध्यान रखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारा वो इसी सिद्धांत पर काम करता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है, और हमें एक दूसरे को साथ में लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारी अंतरराष्ट्रीय जो हमारी जो संधियां होती हैं, हमारे जो अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, सुधारों पर आधारित होते हैं, मानव कल्याण पर आधारित होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो IR आप लोग जो पढ़िएगा तो वहां पर आप लोग सब लोग पढ़िएगा अच्छे से। चलिए, अंतरराष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ अभी हाल ही में? लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब आपके सामने लास्ट पॉइंट है, द्विपक्षीय विकास एजेंसी, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता आपके जो गृह मंत्री हैं, कौन, अमित शाह जी। और अमित शाह जी एक मंत्री और हैं, बताओ भैया, अमित शाह जी आपके गृह मंत्री तो हाँ ही है, लेकिन इसके साथ साथ में वह सहकारिता मंत्री भी हैं, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई साहब? मैंने लास्ट वीडियो में कई सारे बताया है, जरा मुझे कमेंट करके बताना कि दरअसल सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य क्या है और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह प्रश्न आपको लिखना भी है और मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या है, ठीक है। तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा द्विपक्षीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। द्वीपीय विकास एजेंसी की स्थापना 1 जून 2017 को हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य द्वीपीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और लक्षद्वीप हो गया। ये जितने भी द्वीपीय आपके जो क्षेत्र हैं, इनके विकास, इनके समृद्धि को बढ़ावा देना। और इसकी अध्यक्षता जब भी होती है तो बेसिकली ये जो गृह मंत्री होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में द्वीपीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब
ये हो गया। और अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है कि भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देंगे, मुझे आपके उत्तर का क्या रहेगा, वेट रहेगा। तो ये हो गया आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, यानी कि इसका उत्तर आपको लिखना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग जो है लिखिएगा 200 शब्दों में। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में, फॉर यूपीएससी के जो अभ्यर्थी होंगे और जो पीसीएस के अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल, और इसी तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स को देखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। इसके बाद एक छोटी सी क्लिप चलेगी हमारे जाने के बाद, आप उस क्लिप को जरूर देखिएगा। मिलेंगे कल, तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।